Hello friends, good morning. This is Amit Soni from AS English Club. I'm back with all of you editions with a new chapter of your Rainbow book. तो आज मैं फिर से editions आपको एक नई चैप्टर, एक नई पोएट्री सेक्शन डिस्कस करने वाला हूं आप सबके साथ. एंड वो पोएट्री है editions जॉन किट्स की लिखी हुई ओड टू ऑटम. ओड टू ऑटम जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इससे हर साल कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछी जाती है. जॉन किट्स ने लिखी एडिशंस. तो इस पोएट्री के अंदर हम चलते हैं और जानते हैं एडिशंस कि जॉन किट्स ने ओड टू ऑटम के थ्रू कौन सी नई मैसेज देने की कोशिश की है. ओड टू ऑटम में ये तो बात तय है कि ऑटम का मतलब पतझड़ होता है और पतझड़ ऋतु के बारे में बात होने वाली है. तो ये देखते हैं जॉन किट्स साहब ने ऑटम की खूबसूरती को किस तरह पंक्तियों में बद्ध किया है, पंक्तियों के द्वारा दर्शाया है. सो लेट्स बैक टू द पोएट्री. So guys, let's we go to the brief information about the writer of the chapter and that is John Keats. तो जॉन किट्स के बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं एडिशंस और जानते हैं एडिशंस कि जॉन किट्स साहब का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और कितने एज में हुई और रीजंस एंड ऑल. बहुत सारी चीजें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कभी भी आपको लाइन एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में पूछा जाए तो आपके लिए वो लाइन्स अबाउट द राइटर लिखना बहुत ही जरूरी है एडिशंस. एंड जब कभी भी मैं आपको बराबर कंटिन्यू आपको बताता जा रहा हूं कि जब कभी भी आपको लाइन एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए कहा जाए, पंक्तियों की व्याख्या करने के लिए दिया जाए, तो आपको ये बात जरूर लिखनी होगी कि दिस लाइन्स हैव बीन taken from our book Rainbow, has been written by John Keats, who has born in that date, that year, that died in that year, that date. आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी. देन विल गो टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइंस. तो चलते हैं हम राइटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं. तो लुक एट द बोर्ड एंड कंसंट्रेट ओवर हियर. जॉन किट्स, जिनका जन्म अक्टूबर 31 1795 में हुई, February 23rd of February 1821 में इनकी डेथ हो गई. तो आप जरा देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं रेशंस की इनकी एज जो है, लाइफ स्पैन जो है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी. यानी जॉन किट्स वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट. रोमांटिक पोएट इन द सेंस, बिल्कुल वो नहीं सोचना है वो रोमांस नहीं, वो रोमांटिक नहीं जो आप सोच रहे हैं, ठीक है ना. तो यानी कि वो गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स एंड ऑल, प्यार मोहब्बत के बारे में, यानी कि वो पार्क वाला प्यार वाला के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही है. डिसेंस राइटर जो है ये रोमांटिक पोएट है, बट ये रोमांस जो है वो उनका जो है पंक्तियों में छलकता है, बट वो किसी के लिए नहीं. डिसेंस जो है वो नेचर की प्यार के बारे में बात कर रहे हैं. नेचर के प्रति जो रोमांस है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट. ओके, सो लेट्स बी बैक टू द information. He was born in London as the eldest of 4 children. यानी अपने माता पिता के 4 बच्चों में वो सबसे बड़े रहे. His works had been published for only 4 years before his death from ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 25. जैसा कि आपको मैंने बिगनिंग में बताया था कि उनकी एज जो है, लाइफ स्पैन जो है बहुत ही छोटी थी. 25 ईयर्स ही वो जी सके. बस उस 25 ईयर्स में कहा जाता है उसकी जिंदगी लंबी हो या ना हो, खुशहाल हो, और बहुत ही उतनी ही कम एज में, कम समय में उतना काम आपको कर देना है जो लंबे लंबे टाइम जी करके भी, लोग सालों जी करके भी उतना काम नहीं कर पाते. तो जो इनकी भी लाइफ स्पैन कुछ ऐसी ही रही. कम साल वो जिए, 25 ईयर्स ही वो उनकी लाइफ स्पैन थी, बट उन्होंने बहुत काम किए और बहुत ही फेमस हुए. तो उनके मृत्यु के बाद जो है 4 इयर्स बिफोर हिज डेथ, यानी कि उनके मरने के 4 साल पहले उनके द्वारा जो लिखे गए वर्क्स जो थे, यानी पोएट्रीज जो थी, वो पब्लिश हुई. एंड 25 इयर्स की एज में ही ट्यूबरकुलोसिस से उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई. दिस वाज आफ्टर हिज प्रीमेच्योर डेथ, यानी कि बहुत ही कम समय में डेथ होने के बाद he became one of the most popular English poet. His poetic style distinctly causes extreme emotions through nature energy. यानी डिसेंस जो है इमेजरी, यानी राइटर जो है अपनी कविताओं में प्रकृति के बारे में बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही फैसिनेटिव एंड अट्रैक्टिव तरीके से वो नेचर के बारे में, नेचर की खूबसूरती की व्याख्या किया करते थे. एंड दैट्स व्हाट वेरी ट्रेमेंडस, वेरी ब्यूटीफुल अबाउट हिम. उनके बारे में खास बात जो थी, डिस्टिंग्विश चीज थी, स्पेशल चीज थी, वही थी कि वो नेचर की खूबसूरती को बहुत ही डीपली, बहुत ही इंटेंस तरीके से बताया करते थे.
In the poem, the speaker appreciates the beauty and grandeur related to the various phenomena of the autumn season. यानी मौजूदा जो कविता है, जो हम Ode to Autumn पढ़ने वाले हैं, इस autumn में जो है, इस जो पोएट्री है autumn में, Ode to Autumn में, वो autumn की डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एटम के डिफरेंट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, एटम सीजन में जो अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं, फूलों के साथ, फलों के साथ, सब्जियों के साथ और खेतों में फसलों के साथ किस तरह का वो माहौल होता है, वो सारी चीजों के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही डिफरेंट तरीके से वो बताने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स वी गो टू द चैप्टर एडिशंस और जानते हैं लाइन बाय लाइन इस पोएट्री के एक्सप्लेनेशंस को, और जानते हैं कि ऑटम की खूबसूरती को किस तरह से अपनी पंक्तियों में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। लेट्स बैक टू द पोएट्री। सो गाइस, यहां से स्टार्ट होती है कविता की पहली लाइन। सो लेट्स वी गो टू द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएट्री। तो लाइन है, यहां से स्टार्ट होती है, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। राइटर कहते हैं कि ये सीजन जो है, यानी ऑटम जो सीजन है, वो मिस्ट की सीजन होती है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर की माहौल कैसा होता है इस समय में, कोहरे और कुहासों का मौसम होता है। इस समय में जो है मिस्ट होती है वातावरण में, माहौल में हल्का हल्का धुंध होता है, कोहरा होता है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि इस समय में फल जो है पेड़ों पे पकना शुरू हो जाते हैं, उनका आकार बड़ा होता है और वो पकते हैं, मेलो होना शुरू हो जाते हैं, फ्रूटफुलनेस। राइटर कहते हैं आगे डेसन्स कि क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। आपको मैं एक बात बता दूं कि इस पोएट्री के अंदर राइटर ने ऑटम को एक लड़के की तरह पर्सोनिफाइड किया है। पर्सोनिफिकेशन मतलब कहा जाता है कि व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज ट्रीटेड एज लिविंग इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन, यानी पर्सोनिफाइड करना, नॉन लिविंग चीज को लिविंग की तरह ट्रीट करना। तो इस मौसम को, यानी ऑटम को राइटर ने एक लड़के की तरह, एक यंग मैच्योर लड़के की तरह बिहेव किया है, दर्शाया है, और कहा है कि क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। यानी ऑटम जो होता है वो सूर्य का बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है। इसका मतलब क्या है, यानी सूर्य का फ्रेंड होने का मतलब ऑटम सीजन में सूर्य बहुत जवानी पे होता है, बहुत ही तीक्ष्ण होता है, यानी कि सूर्य की रोशनी बहुत ही जलने वाली होती है, बहुत ही कड़ाके की धूप होती है इस मौसम में। ध्यान रखना है कि जो है क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, यानी कि इस मौसम में सूर्य की रोशनी भी बहुत ही तीक्ष्ण होती है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ इस पिक्चर में जो है डिशेस, ये जो है, ये इसको जो है ऑटम दर्शाया गया है। एंड ऑटम जो है, और ये जो है एक लड़का जो है यहाँ पे, ये सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है और कह रहा है कि कॉन्स्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, यानी इस मौसम में ऑटम और सूर्य मिलकर के कॉन्स्पायरेसी कर रहे हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कानों में कुछ कहते हुए एक पिक्चर यहाँ पोस्ट किया गया है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है, कॉन्स्पायरेसी कैसे करते हैं, जो है विस्परिंग करके धीरे धीरे आवाजों में षड्यंत्र बनाना, यानी कि कॉन्स्पायरेसी करना। तो कॉन्स्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, यानी जो है इस मौसम में सूर्य जो है वो ऑटम से मिलकर के षड्यंत्र रच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं क्या करने की, कि आज इस मौसम में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले बात हो रही है विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इव्स रन, यानी इस मौसम में जो है वो छज्जियों को, यानी गांव में छज्जी आप देखते हैं जहां लताएं जो है सीम का या डिशेस जो है या अन्य अन्य जो भी छोटे छोटे सब्जियां होते हैं, कद्दू, लौकी, नेनुआ, जिसको आप लूफा बोलते हैं अंग्रेजी में, डिशेस, ऐसे सब्जियां जो है छज्जियों पे लटक करके या छतों पे चढ़ा करके जो है वो फड़ती है, लोग लगाते हैं। तो छज्जी का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, थैच का मतलब छज्जी होता है। कहा जाता है कि विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इव्स रन, यानी छज्जियों पे लताओं से ढक देने की बात हो रही है छज्जियों को, और वाइन्स को, लताओं को फलों से भी कवर कर देने की बात हो रही है। यानी आपको इनडायरेक्टली राइटर बता रहे हैं कि ऑटम मौसम में पेड़ पौधों पे फल लद जाते हैं और छज्जियों पे लताएं जो हैं, जो सब्जियों के जो लता हैं वो ढक जाती है, पूरी छा जाती है उससे। चलते हैं आगे की कविता की लाइनों की तरफ। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, कहा जाता है टू वेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, यानी कि एप्पल के जो पेड़ हैं, सेब के जो पेड़ हैं, उसे इतना फलों से लाद देने की बात हो रही है ताकि वो झुक करके कॉटेज की तरह दिखने लगे, झोपड़ी की तरह दिखने लगे। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और सारे फलों को जड़ तक, तह तक जो है वो जूस से भर देने की बात हो रही है। एकदम बिल्कुल इस मौसम में फल पक के ताजे हो जाते हैं,
नहीं, तो डिसोस राइटर कहना चाहते हैं कि टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री एंड फिल ऑल फ्रूट विद द रैपनेस टू द ट्री, यानी कि सारे सेब के पौधों को जो है, सेब के वृक्षों को जो है वो बिल्कुल इतना लाद देना चाहते हैं फलों से कि वो झुक करके झोपड़ी की तरह दिखने लगे, कॉटेज की तरह दिखने लगे, और फलों में अंदर तक, उसके जड़ तक जो है, तह तक जो है वो जूस भर देने की बात हो रही है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट डिसोस। आगे हम बढ़ते हैं और इस मौसम में और क्या होती है उसके बारे में बात हो रही है। टू स्वेल द गार्ड, जैसे कि आपको पिक्चर में देख रहे हैं कि कद्दुओं की साइज, यानी इस मौसम में कद्दू जो हैं वो बड़े होते हैं, वो उसमें स्वेलिंग आती है, यानी वो फूलते हैं। कद्दुओं को फुला देने की कॉन्स्पिरेसी हो रही है। एंड प्लम्प द हेजल सेल्स विद अ स्वीट कार्नेल, यानी अखरोट के कड़े परत के अंदर, यानी पहाड़ी जो अखरोट होते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, अखरोट के कड़े सेल्स, जैसा कि आपको पता है अखरोट का ऊपर वाला जो शेल होता है, ऊपर वाला जो कवर होता है बहुत ही हार्ड होता है, वो जल्दी फूटती नहीं है। तो अखरोट के उस कड़े से सेल के अंदर प्लम्प कर देने की बात हो रही है, उसे फुला देने की बात हो रही है, उसमें गुदा भरने की बात हो रही है। यानी कि आपको इनडायरेक्टली राइटर बताना चाहते हैं कि इसी मौसम में कद्दू बड़े होते हैं और अखरोट के अंदर भी गुदा भरता है, यानी अखरोट भी आप खाने का मजा ले सकते हैं ऑटम सीजन में। राइटर आगे कहते हैं डिसोस, अभी हमने सब्जियों के बारे में बात की है, फलों के बारे में बात की है, और सूर्य और ऑटम के बीच किन किन चीजों के बारे में साजिश हो रही है और क्या करने की साजिश हो रही है, तो जानते हैं। टू सेट बडिंग मोर, फूलों के बारे में बात करना चाहते हैं। राइटर कहना चाहते हैं कि फूलों के ऊपर इतना ज्यादा कलियों को बढ़ा देने की बात हो रही है। बडिंग का मतलब कलियां, यानी फूलों के ऊपर कलियों को बढ़ा देने की बात हो रही है कि ताकि बहुत सारे कली उसमें आ जाए। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और ताकि वो बहुत ज्यादा फूल बन जाए। ज्यादा कलियां होंगी तो ज्यादा से ज्यादा फूल बनेंगे। किसके लिए? फॉर द बीज, मधुमक्खी के लिए, मक्खी के लिए नहीं, मधुमक्खी के लिए। Until they think warm days will never cease, और वो सोचते हैं कि क्या ये गर्मी के दिन कभी खत्म ही नहीं होंगे। नहीं, यानी गर्मी के दिन खत्म होने की इच्छा करते हैं मधुमक्खियां जो हैं। एंड फॉर समर हैज ओवर, और समर जो है क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ब्रिम्ड देयर क्लम्सी सेल्स, क्यों? क्योंकि वो जो है मधुमक्खियां जो हैं वो फूलों से पराग को खींच करके बहुत सारा मधु बना ले, और उनकी जो सेल्स है मधुमक्खियों के छत्ते जो हैं वो क्लम्सी हो जाए, यानी कि पूरा जो है मध से लबालब भर जाए। और गर्मी खत्म होते ही जो है उनकी सेल्स जो है, उनकी मध के छत्ते जो हैं वो मधुमक्खियों के वो मध से क्या हो जाए, भर जाए। यानी इस मौसम में ही मधु का निर्माण होता है। और चूंकि लंदन की बात हो रही है, हमारे यहाँ डिसोस पतझड़ के बाद ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होती है, मगर ये लंदन की बात हो रही है। तो आपको मैं बता दूं कि लंदन में जो है ऑटम के बाद बर्फबारी होनी शुरू हो जाती है, ठंडी का मौसम आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि राइटर ने क्या क्या करने की बात करी है, कलियों को बढ़ाने की बात करी है ताकि फूल बहुत ज्यादा हो जाएं और वो फूल मधुमक्खियों के काम आए, ताकि मधुमक्खियां गर्मी खत्म होते ही इतना ज्यादा मधु का निर्माण कर लें जिसका मजा हम ठंडियों में ले सकें। तो चलते डिसोस, आगे क्या करने की बात हो रही है, आगे राइटर ने और किन चीजों के बारे में बात करी है वो हम जानेंगे अगले पैराग्राफ में। तो चलते डिसोस, अब हम देखते हैं कि राइटर जो है फसलों के बारे में क्या बात कर रहे हैं, कि फसलों का माहौल, ग्रैनरी, खलिहानों और खेतों का माहौल कैसा होता है। तो इस स्टेंजा के पहली लाइन जो है उसमें राइटर ने रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा है। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर भी क्वेश्चन में ही छुपा हुआ हो। तो पहली जो लाइन आप देख पा रहे होंगे, यदि आप बुक्स खोलेंगे तो उसके अंदर आपको पहली लाइन रिटोरिकल क्वेश्चन में दिखेगी। पहली लाइन जो है यहाँ पे, इसके ऊपर एक लाइन है, इस कविता के ऊपर आपको एक लाइन दिखेगी जिसमें आपको लिखा हुआ दिखेगा डिसोस, और उसमें राइटर ने क्वेश्चन पूछी है कि आखिर कैसे पता चले कि ऑटम का सीजन आ गया है। खेतों का माहौल कैसा होना चाहिए जिसमें ऑटम का सीजन आपको दिख जाए, यानी खलिहानों में अनाजों का गट्ठर दिखाई देने लगे, ढेर देने लगे, अनाज जो है फसलों की कटाई होने लगे और फसल खेत से कट करके खलिहान तक आने लगे, तो समझ जाना है कि ऑटम का सीजन आ गया। और डिसोस, नाउ दिस स्टेंजा इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस पैराग्राफ में जो है राइटर जो है ऑटम को एक लड़की की तरह पर्सनिफाइड कर रहे हैं, एक लड़की की तरह देख रहे हैं। तो देखते हैं डिसोस कि आखिर इसमें किस तरह से जो है, कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से राइटर ने बात करी है। तो देखते हैं, समटाइम्स हुएवर सिक्स अब्रोड में फाइंड, यहां अब्रोड का मतलब जो है वो विदेश से नहीं है, अब्रोड का मतलब यहां कंट्री साइड बताया गया है। कंट्री साइड का मतलब शहर
का एरिया, यानी कि जो है डिस्टेंस कंट्री साइड का मतलब शहर से थोड़ा सा हटके जो वहां खेती उती करने का जगह होता है उस एरिया को कंट्री साइड कहा गया है। कहा गया समटाइम्स हुएवर सिक्स अब्रोड में फाइंड, यानी कि गांव में तो ये आपको देखने को मिल ही जाएगा, बट शहरों में भी आप साइड में जाएं तो आपको ये दृश्य जो है, खेती वाला दृश्य जो है वो आपको दिख जाएगा। दिस सिटिंग केयरलेस, वहां आपको बड़ी आराम से, बड़ी सावधानी के साथ, लापरवाही से मस्त फैले हुए ग्रेनरी फ्लोर, यानी ग्रेनरी फ्लोर में यानी कि खलिहानों में अनाजों के गट्ठर पर दे हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, जहां अनाजों को ओसाया जाता है, भूसे से अनाजों को अलग किया जाता है, उस हवा में अपनी जुल्फों को बिखराती हुई आपको कौन दिख जाएगी? ऑटम दिख जाएगी। तो आप पिक्चर में देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह दिखाया गया ऑटम को। पिक्चर ही सिर्फ नहीं देखना है, डिस्टेंस लाइंस पर ध्यान देनी है ज्यादा, एग्जाम्स में मार्क्स पिक्चर देख के नहीं आने वाले हैं। ओके, तो ध्यान रखना डिस्टेंस की जो राइटर कहना चाहते हैं एक लड़की की तरह बिहेव कर रहे हैं, लड़की की तरह पर्सनिफाइड कर रहे हैं चैप्टर के अंदर, और राइटर कहना चाहते हैं कि इस चैप्टर के अंदर राइटर कह रहे हैं कि जब कहीं अनाजों की गट्ठर आपको दिखाई देने लगे खलिहानों में, तो उन्हीं अनाजों के गट्ठर पर बड़ी आराम से लेटी हुई अनाजों के ओसाने के लिए बह रही हवाओं में अपनी जुल्फें बिखराती हुई कौन दिख जाएगी? ऑटम आपको दिख जाएगी। तो चलते डिस्टेंस अगले पैराग्राफ की तरफ, और आपको दिख रहा होगा और ऑन अ हाफ रिप्ड फ्रॉम फ्यूरो साउंड at sleep drowsed with the fume of the poppies while thy hook। कहा जाता है कि इस मौसम में, और कैसे आपको पता चलेगा कि ऑटम का मौसम आया, तो आपको बताया जा रहा है डिस्टेंस की कहीं कटी हुई खेतों में, यानी कि डिस्टेंस जो है फसल की जब कटाई होती है, रिप्ट हो जाती है, तो कटी हुई फसलों की खेतों में जो है कहीं आपको साउंड एस्लीप, यानी कि थकी हारी सोई हुई, ड्रॉज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, कैसे थकी हुई, यानी कि अफीम के फूलों से टकराकर जब हवाएं चलती है तो हवाओं में नशा सा छा जाता है। राइटर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। ड्रॉज्ड विद द फ्यूम ऑफ द पॉपीज, यानी कि अफीम की खेती भी इनडायरेक्टली आपको राइटर बताना चाहते हैं कि इसी मौसम में होती है, क्योंकि अफीम की जहां खेती होती है वहां यदि आप जाएं तो हवाएं जब चलती है तो फूलों से टकराकर जो हवाएं आपके पास पहुंचती है वो बहुत ही नशीला हो जाता है। तो राइटर कहते हैं कि अफीम के फूलों से टकराकर आती हुई खुशबू में मदमस्त होकर के नशा सा छा जाता है उस माहौल में, तो उसी नशे में मदमस्त होकर के कहीं किसी खेत में बड़ी आराम से सोई हुई, लेटी हुई जो है आपको ऑटम मिल जाएगी। यानी आपको राइटर बताना चाहते हैं कि इसी मौसम में, ऑटम के मौसम में ही अफीम की खेती होती है, और इस मौसम में अफीम के फूल जो है स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेट एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, और उस मौसम में आपको अफीम के फूल हवा में झूमते हुए नजर आ जाएंगे, और उसी हवाओं में झूमते हुए फूल से टकराते हुए हवाओं को महसूस करके उसके सुगंध की वजह से मदमस्त सोई हुई नशे में आपको दिख जाएंगी। कहां? ऑटम आपको किसी खेत में लेटी हुई दिख जाएंगी। तो राइटर ने इस तरह से जो है ये बताने की कोशिश की है कि इस मौसम में, ऑटम मौसम में ही अफीम की खेती होती है, और अफीम के फूल जो है खिलने शुरू होते हैं। रेड रेड जो फूल होते हैं अफीम के, वो इस मौसम में ही दिख सकते हैं आपको। तो आप समझ जाना कि ऑटम का मौसम आ चुका है। अब चलते डिस्टेंस की मौसम देखना। अब राइटर जो है क्या बताना चाहते हैं, एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर thou dost keep steady thy laden head across a brook or by a cider press with patient look thou watchest the last oozing hours and hours to hours। इस मौसम में ग्लीनिंग होता है। ग्लीनिंग का मतलब फसलों की कटाई, यानी फसल तैयार होना शुरू हो जाते हैं। एंड साइडर प्रेस का मतलब होता है फलों से जूस बनाने की प्रक्रिया। यानी इस मौसम में आवर्स दर आवर्स जो है, घंटा दर घंटा जो है, यानी कि रोज काम जो है बड़ी रफ्तार में चलती है, और इसी मौसम में मशीनों के प्रयोग के द्वारा पके हुए फलों के जूस निकाली जाती है, पैकेजिंग होती है, और पैकेज करके मार्केट में उसको बेचने लायक, सेल करने लायक बना दिया जाता है, और फसल जो है वो ग्लीन्ड हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं इस मौसम में। यानी इस पैराग्राफ में राइटर ने आपको बताया है कि इसी मौसम में जो है फसलों की कटाई हो जाती है, फसल तैयार कर लिए जाते हैं, और इसके बाद फलों को जूसिंग के लिए, साइडर प्रेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, ताकि उसे पैकेजिंग करके, जूसिंग करके, पैकेजिंग करके उसे मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाए।
आगे बढ़ते हैं डियर्स, कहा जाता है कि वे आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। जिस तरह से हम सबको पता है कि बसंत ऋतु जो है यानी स्प्रिंग सीजन जो है कोयल और बुलबुल यानी कि कुकू और नाइटिंगेल के मधुर संगीत के लिए जानी जाती है। तो राइटर एक क्वेश्चन करते हैं यहां पे, वे आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। जिस तरह से स्प्रिंग सीजन को कोयल और नाइटिंगेल के मधुर संगीत से हम पहचान जाया करते हैं, एज वे आर दे, यानी ऑटम में भी क्या ऐसा कोई सॉन्ग या ऐसा कोई म्यूजिक सुनाई देता है जिससे हम पता चल कर ले कि ये मौसम किस चीज का आ गया, ऑटम का आ गया। थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैज दाई म्यूजिक टू। कहा जाता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बसंत ऋतु में ही सिर्फ म्यूजिक और आवाजें सुनाई देती है जिससे आपको अनुमान हो जाता है कि बसंत का ऋतु आ गया। ऑटम में भी कुछ ऐसी म्यूजिक या कुछ आवाजें आपको सुनाई देती है जिससे आप ऑटम के आने का अनुमान लगा सकते हैं। तो देखते हैं कि आखिर किस तरह की म्यूजिक होती है, किस तरह का माहौल होता है। While barred clouds bloom the soft dying day and touch the studded plains with rosy hue, यानी कि जब आसमान में सूर्य डूबता हुआ नजर आए और बादलों से सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होते हुए आ जाए और माहौल पूरा रोजी रोजी हो जाए, यानी गुलाबी हो जाए, जिस तरह से आपको माहौल दिख रहा है, पिक्चर में दिख रहा है। यानी कि जब आप गांव में रहे होंगे या गांव में देखते हो डेसूस के लगता है कि सूर्योदय के बाद जब आप संध्या के समय में सूर्यास्त का दृश्य देखें तो सूर्यास्त जैसे लगता है कि सूर्य जमीन में धंसता हुआ नजर आता है और उस समय में बादलों के पीछे से जो सूर्य का रिफ्लेक्शन होता है उसकी रोशनी का, तो माहौल पूरा जो है एकदम बिल्कुल गेरुआ रंग का हो जाता है, रोजी रोजी तरह का हो जाता है, गुलाबी हो जाती है। तो यानी राइटर कहते हैं कि जब आसमान में सूर्य डूबता हुआ नजर आने लगे और उसके रोशनी से रिफ्लेक्ट होकर के आसमान पूरी गुलाबी हो जाए तो समझ जाना है कि वह मौसम कैसा है, ऑटम का है। आगे बढ़ते हैं और ये अंतिम पैराग्राफ है और अंतिम पैराग्राफ में राइटर जो है ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर किन किन तरह की चीजों का आवाज, किन किन पक्षियों का या कीड़ों का, किस तरह की चीजों की आवाज आप सुनकर के अनुमान लगा सकते हैं कि ऑटम का सीजन आ गया है। तो राइटर कहते हैं कि देना वेलफिल्ड कोड द स्मॉल ग्नैट्स मॉर्ट। ग्नैट्स एक छोटी छोटी कीड़ा होते हैं जो कि पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। तो ऐसा महसूस जब होने लगे कि छोटे छोटे कीड़े शोर मचाने लगे हैं, मानो वो कोई शोक गीत गा रहे हो, मॉर्ट का मतलब होता है शोक गीत, यानी मानो वो किसी शोक गीत को गाने लगे हो, छोटे छोटे कीड़ों की भनभनाहट जो है वो आपको सुनाई देने लगे, तो समझना है कि ऑटम आ गया। अमॉन्ग द रिवर शैलोज बूम अलोफ्ट, कहा जाता है कि और sinking as the light wind lives or dies and full grown lambs loud bleats from hilly board, और पहाड़ों से आता हुआ जो है लैंप्स जो है पहाड़ों में पाए जाने वाले जो लैंप्स यानी भेड़िए जो है वो लाउड ब्लीट करने लगे, मेमियाने लगे, तेजी से जोर से मेमियाने लगे, भेड़ों की आवाज आपको सुनाई देने लगे पहाड़ी इलाकों में, तो समझ जाना है कि ऑटम का मौसम जो है वो आ गया। सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स एंड डेज का मतलब होता है कि जब संध्या का समय आसमान बैरन हो जाए, उदास हो जाए, सूर्य जो है आसमान में डूबता हुआ सिंक करता हुआ नजर आने लगे, दिन जो है ढलता हुआ नजर आने लगे, माहौल गुलाबी हो जाए, तो समझना है कि ऑटम का सीजन। हेल्ज क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विद द ट्रिबल सॉफ्ट द रेड ब्रिड्स विशल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट and gathering swallows tweeter in the skies। कुछ और पशु पक्षियों की आवाजों के बारे में बात की गई है। कहा गया है कि हेल्स क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर। जब झिंगुरों की आवाज आपको मार्केट में सुनाई देने लगे, भौरों की आवाज सुनाई देने लगे, रेड बिस्ट इज अ टाइप ऑफ पक्षी होता है, बर्ड होता है जिसको रॉबिन भी कहते हैं। तो जब रॉबिन पक्षी जो है उसकी आपको विस्लिंग सुनाई देने लगे, उसकी जो साउंड सुनाने लगे, चर्प सुनाई देने लगे, और आसमान में गोड़या पक्षियों की, स्वैलोज पक्षियों की एक झुंड सा दिखाई देने लगे, तो समझ जाना है कि ऑटम का सीजन आ चुका है। यानी इस तरह से राइटर ने एक एक पशु पक्षी, जिन चीजों से एक एक माहौल, पेड़ पौधे, फलों और फूलों के बारे में बात की है और हर एक चीज, हर एक पहलू पे जो है बहुत ही डीप तरीके से बात करी उन्होंने, और हर एक पशु पक्षी, फूल पौधे और फलों के साथ क्या होता है, कौन कौन से फल
जो है कौन कौन से फूलों के साथ क्या होना है, ये सारी चीजें जो है राइटर ने आपको इस चैप्टर के थ्रू, इस पोएट्री के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है और आपको बताने की कोशिश करी है कि माहौल कैसा होगा, तो समझ जाना है कि ऑटम सीजन में क्या क्या होता है। तो राइटर ने बड़ी खूबसूरती के साथ, बहुत ही रोमांटिकली जो है राइटर ने ओड टू ऑटम में पूरे माहौल के बारे में, पूरे ऑटम सीजन के एटमॉस्फेयर के बारे में बात की। आई होप कि आपको समझ में आई होगी डियर्स जो है। एंड इस वीडियोस को बार बार आप रिज्यूम करके आप एक एक पंक्ति को जरूर देखें, क्योंकि लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आती है और हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, हर एक पंक्ति का आंसर लिखने के लिए आपको एक एक पंक्ति का हिंदी आना जरूरी है। सो कीप वॉचिंग, आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।